नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल अननोन डायमेंशन पर। मेरा नाम अमन वर्मा है, उम्र 30 साल। हाल ही में मैं एक नई नौकरी के लिए दिल्ली आया था। गांव से शहर आना मेरे लिए आसान नहीं था, लेकिन मजबूरी भी थी। परिवार की जिम्मेदारियां थी और नौकरी भी जल्दी से चाहिए थी। काफी खोजबीन के बाद मुझे एक पुराना हॉस्टल मिला जहां किराया थोड़ा कम था। बिल्डिंग बाहर से बहुत बड़ी और मजबूत दिखती थी, लेकिन पास जाकर देखा तो दीवारों पर जगह जगह सीलन थी और खिड़कियों पर जंग लगे लोहे की जालियां। मैंने ज्यादा सोचा नहीं, मन ही मन कहा, अमन, अभी पैसों की कमी है, इसलिए यही रहना पड़ेगा। शिफ्टिंग के दिन जब मैं अपना सामान कमरे में रख रहा था तो अजीब सा सन्नाटा महसूस हुआ। हॉस्टल में कई लोग रहते थे, लेकिन उस वक्त ऐसा लगा जैसे पूरी बिल्डिंग खाली हो। मेरा कमरा तीसरी मंजिल पर था। अंदर घुसते ही हल्की सी बदबू आई, नमी और पुराने लकड़ी के फर्नीचर की गंध। खिड़की से बाहर देखने पर सामने सिर्फ एक बड़ा पीपल का पेड़ दिखता था। उसकी टहनियां सीधी मेरे कमरे तक फैली थी। पहली रात मैं बहुत थका हुआ था, इसलिए जल्दी सोने चला गया। लेकिन आधी रात को अचानक नींद खुल गई। लगा जैसे कोई फुसफुसा रहा है। मैंने सोचा शायद पास के कमरे से आवाज आ रही होगी, लेकिन जब ध्यान से सुना तो आवाज मेरे कमरे के अंदर से ही लग रही थी। धीरे धीरे कान लगाया, किसी औरत की हल्की सी आवाज, जैसे बार बार कुछ बोल रही हो, लेकिन शब्द साफ नहीं थे। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने तुरंत लाइट जलाई, चारों तरफ देखा, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। बाहर कॉरिडोर में भी सन्नाटा पसरा था। मैंने खुद को समझाया, शायद थकान और नींद की वजह से हैल्यूसिनेशन हुआ है। लेकिन उस रात दोबारा नींद नहीं आई। सुबह जब नीचे नाश्ता करने गया तो वार्डन ने मेरी हालत देखी और पूछा, पहली रात ही जाग गए क्या? मैंने हंसकर टाल दिया, लेकिन उसके चेहरे पर जो हल्की मुस्कान थी, उसमें कुछ अजीब सा था, जैसे उसे पहले से पता था कि मैंने रात को कुछ सुना है। सुबह ऑफिस जाने से पहले मैं हॉस्टल के गेट पर खड़ा था। वहां कुछ लड़के चाय पी रहे थे। मैंने भी सोचा थोड़ा रुक जाऊं। धीरे धीरे बातचीत शुरू हुई। एक लड़के ने कैजुअली पूछा, कहां शिफ्ट हुए हो? मैंने कहा, तीसरी मंजिल पर, कमरे नंबर 305। इतना सुनते ही उन सबके चेहरे थोड़े बदल गए। एक ने मजाक में कहा, अरे वही कमरा, पहली ही रात कुछ सुना क्या? मैंने हैरान होकर पूछा, मतलब? वो हंसते हुए बोला, कुछ नहीं यार, बस पूछ रहा था। लेकिन उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। उसके बाद जब मैं बाहर जाने लगा तो उनमें से एक लड़का मेरे पास आया और धीरे से बोला, भाई एक बात मानो तो, रात को तीसरी मंजिल के कॉरिडोर के उस हिस्से में मत घूमना, और अगर कभी बेसमेंट का दरवाजा खुला दिखे तो भूल कर भी नीचे मत जाना। मैंने हंसकर कहा, क्यों, वहां क्या है? वो रुका, फिर बोला, कुछ साल पहले यहां एक स्टूडेंट मरा था। किसी को पता नहीं चला कैसे। सब कहते हैं दिल का दौरा पड़ा, लेकिन जिसने भी उसकी लाश देखी थी, उसने कहा था कि उसके चेहरे पर डर ऐसा था जैसे उसने मौत को सामने देखा हो। मेरी रीढ़ की हड्डी में ठंडी लहर दौड़ गई। मैंने हिम्मत करके पूछा, और वो किस कमरे में रहता था? उसने मेरी आंखों में देखा, फिर बहुत धीमी आवाज में कहा, 305। मैं कुछ पल चुप खड़ा रह गया। उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा और कहा, देख भाई, अगर तुझे लगे कुछ गड़बड़ है तो तुरंत कमरे से बाहर निकल जाना। यहां बहुत लोगों ने अजीब अजीब चीजें देखी है, सबको पता है, लेकिन कोई खुलकर बोलता नहीं। इतना कहकर वो चला गया। मैं वहां खड़ा सोचता रह गया। कल रात की वो फुसफुसाहटें और अब ये बात, सब जोड़ने पर एक डरावना सच सामने आ रहा था। उस रात जब मैं कमरे में लौटा तो खिड़की के बाहर वही पीपल का पेड़ हवा में हिल रहा था। टहनियां खिड़की से टकरा रही थी, टकटक की आवाज कर रही थी। मैंने सोचा, शायद सब अंधविश्वास है, ऐसे ही बातें फैल गई होंगी।
लेकिन जैसे ही रात गहरी होने लगी, कमरे में फिर वही फुसफुसाहट गूंजने लगी। और इस बार आवाज साफ थी। कोई धीरे धीरे मेरा नाम ले रहा था। आह, न। उस रात के बाद से मेरी बेचैनी और बढ़ गई थी। मैं चाहता था किसी से खुलकर बात करूं, लेकिन हॉस्टल में लोग या तो मजाक उड़ा देते या चुप्पी साध लेते। इसी दौरान मेरी दोस्ती सौरभ नाम के एक लड़के से हुई। वो भी उसी मंजिल पर रहता था और उम्र में लगभग मेरी बराबर था। सौरभ हंसमुख था, लेकिन उसकी आंखों में हमेशा एक अजीब सी गहराई दिखती थी, जैसे उसने भी कुछ छुपा रखा हो। एक शाम हम दोनों कॉरिडोर में बैठे बातें कर रहे थे। मैंने उससे हिचकिचाते हुए कहा, यार सौरभ, तुम्हें कभी यहां कुछ अजीब लगा है? वो थोड़ा चुप रहा, फिर बोला, अजीब? हां, लेकिन तुम किस बारे में पूछ रहे हो? मैंने धीमी आवाज में कहा, कल रात मुझे किसी की फुसफुसाहट सुनाई दी थी, जैसे कोई मेरा नाम ले रहा हो। सौरभ की मुस्कान अचानक गायब हो गई। उसने मेरी आंखों में देखकर कहा, तो अब शुरू हो गया। मैं हक्का बक्का रह गया। क्या मतलब? वो गहरी सांस लेकर बोला, ये जगह ठीक नहीं है अमन। कई बार मैं भी रात को आवाजें सुन चुका हूं, और एक बार तो मैंने परछाई भी देखी थी। मैं कांप उठा। कैसी परछाई? वो बोला, लंबी, काली, और उसकी आंखें जैसे अंगारे जल रहे हों। मेरे बदन में झुरझुरी दौड़ गई। सौरभ ने आगे कहा, लेकिन सुनो, जो भी हो, अकेले मत झेलना। मैं हूं तुम्हारे साथ। अगर दोबारा कुछ सुना या देखा तो मुझे बताना। उसकी बात से थोड़ी हिम्मत आई। कुछ दिन बाद आधी रात को फिर वही फुसफुसाहट शुरू हुई। इस बार मैंने तय किया कि अकेले नहीं सहूंगा। तुरंत सौरभ को उठाया और सब बताया। वो बोला, ठीक है, आज हम दोनों देखेंगे। हम दोनों धीरे धीरे कॉरिडोर में निकल आए। हॉस्टल में अजीब सा सन्नाटा था। सिर्फ ऊपर से पंखे की घर घर की आवाज आ रही थी। जैसे ही हम सीढ़ियों के पास पहुंचे, अचानक पीछे से एक आवाज आई, ठक। हमने मुड़कर देखा। कॉरिडोर के अंत में, जहां रोशनी धुंधली थी, कुछ हल्का सा हिला। फिर अंधेरे से दो लाल आंखें चमकी। मेरी सांस अटक गई, पैर जड़ हो गए। सौरभ ने मेरा हाथ पकड़ लिया और धीरे से फुसफुसाया, भाग। हम दोनों पूरी ताकत से भागे और अपने अपने कमरों में बंद हो गए। दरवाजे के पीछे खड़े होकर मेरी धड़कन इतनी तेज थी कि लगा अभी बाहर निकल जाएगी। कुछ देर तक सन्नाटा रहा। फिर सीढ़ियों से धीरे धीरे कदमों की आवाज आई, धप धप धप। और फिर वो आवाज मेरे दरवाजे के बिल्कुल पास आकर रुक गई। मैंने सांस रोकी, अंदर से प्रार्थना करने लगा। कुछ सेकंड तक बस खामोशी रही। फिर अचानक दरवाजे पर किसी ने जोर से खटखटाया, धड़ाम धड़ाम धड़ाम। मैं चीखने ही वाला था कि अचानक सब शांत हो गया। मैं जमीन पर गिर पड़ा। समझ नहीं पा रहा था कि जो हुआ वो सपना था या हकीकत। लेकिन उस रात मुझे यकीन हो गया कि ये हॉस्टल सच में किसी रहस्य को छुपा रहा है। उस रात के बाद से मैं और सौरभ दोनों ही बेचैन रहने लगे थे। हम दिन में जितना भी हंसते या काम में लगे रहते, लेकिन रात होते ही हमारे चेहरे उतर जाते। अब हमें यकीन हो चुका था कि इस हॉस्टल में कुछ है और वो हमें देख रहा है। एक शाम ऑफिस से लौटते वक्त सौरभ ने कहा, अमन, आजकल तू बहुत चुप रहता है, लेकिन सच बता, तेरे साथ भी वही हो रहा है ना? मैंने सिर झुका लिया। हाँ, और अब तो सपनों में भी वही लाल आंखें दिखती है। सौरभ ने गहरी सांस ली और बोला, आज रात अगर फिर आवाज आई तो हम दोनों मिलकर उसका पीछा करेंगे। भागते नहीं रह सकते। उसकी हिम्मत देखकर मुझे भी थोड़ा साहस मिला। उस रात करीब 2 बजे फिर वही फुसफुसाहट गूंजी। ना। मैं और सौरभ तुरंत कमरे से निकले। कॉरिडोर में हल्की रोशनी झिलमिला रही थी। चारों ओर सन्नाटा।
धीरे धीरे हम सीढ़ियों की ओर बढ़े। तभी नीचे से कदमों की आवाज आई। धप धप, जैसे कोई भारी चीज चल रही हो। हम दोनों दबे पांव नीचे पहुंचे। हॉस्टल का बेसमेंट का दरवाजा आधा खुला था। अंदर से ठंडी हवा आ रही थी। सौरभ बोला, चल देखते हैं। मैंने डरते हुए कहा, नहीं, ये ठीक नहीं है। लेकिन वो बिना मेरी सुने आगे बढ़ गया। मैं भी मजबूरी में पीछे गया। जैसे ही हमने दरवाजा खोला, भीतर घुप अंधेरा था। टॉर्च की रोशनी डाली तो देखा, दीवारों पर अजीब निशान बने थे, जैसे किसी ने खून से खींचे हों। अचानक पीछे से दरवाजा धड़ाम से बंद हो गया। हम दोनों चौंक गए और उसी अंधेरे में वही लाल आंखें चमकी, इस बार बहुत पास। सौरभ चीख पड़ा, कौन है? सामने आ। अचानक एक काली परछाई उस पर झपटी। मैंने हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो परछाई इतनी तेज थी कि सौरभ को सीधा अंधेरे में खींच ले गई। उसकी चीखें बेसमेंट में गूंजने लगी। अमन, बचा, बचा। मैं बुरी तरह कांप रहा था, लेकिन मैं हिल भी नहीं पा रहा था। कुछ ही पल बाद सब शांत हो गया। मैंने टॉर्च की रोशनी घुमाई तो फर्श पर सिर्फ सौरभ की चप्पल पड़ी थी और खून की लंबी लकीरें जो अंधेरे की गहराई में जा रही थी। मेरा दिमाग सुन्न हो गया। मैंने पूरी ताकत लगाकर दरवाजा खोला और बाहर भाग गया। सीढ़ियों पर पहुंचते ही मेरी सांसें इतनी तेज थी कि सीना फटने वाला था। लेकिन उस खामोशी में अचानक मेरी रीढ़ में ठंडी लहर दौड़ गई, क्योंकि मुझे साफ सुनाई दे रहा था, पीछे से कोई धीरे धीरे मेरा नाम ले रहा है। न। सौरभ की मौत के बाद मेरी रातें बिल्कुल असहनीय हो गई थी। अब मैं किसी पर भरोसा नहीं कर सकता था। हॉस्टल के बाकी लोग चुप थे, जैसे कुछ देखना और सुनना उन्हें नहीं छू रहा हो। लेकिन मेरे साथ क्या हो रहा था वो कोई नहीं देख रहा था। रात को मैं सोने की कोशिश करता, लेकिन आंखें बंद करते ही सपनों में वही लाल आंखें मुझे घूरने लगती। पहला सपना था, मैं अपने कमरे में लेटा था। अचानक महसूस हुआ कि बिस्तर के नीचे कोई है। मैंने टॉर्च चलाई, कुछ नहीं। लेकिन जैसे ही मैं आराम करने लगा, मुझे लगी किसी ने मेरे पैर पकड़ लिए हैं। मैंने देखा, सौरभ की आंखें झूल रही थी, खाली और डरावनी। वो फुसफुसाया, अमन, बचा, नहीं पाएंगे। मैं चिल्लाया और जाग गया। पसीना मेरी आंखों में घुसा था। लेकिन जब मैं कमरे की ओर देखा तो दरवाजे पर हल्की परछाई हिली। मैंने कहा, यह वहम है, सब वहम है। लेकिन रात भर वही फुसफुसाहटें और पैर छूने की हल्की ठंडी हवा मेरे साथ रही। कुछ दिनों बाद ऑफिस जाते समय भी अजीब अनुभव होने लगे। रास्ते में मुझे लगता कि कोई मेरी पीछे पीछे आ रहा है। जब मैं मुड़कर देखता तो बस सन्नाटा। कभी कभी लाइट के झिलमिलाहट में दूर दीवार पर काली परछाई की झलक दिख जाती। एक रात तो मैं इतनी थकान और डर में था कि फर्श पर गिर गया। सपनों और वास्तविकता में फर्क मिटने लगा था। मैं समझ गया था, ये सिर्फ डर नहीं है, ये पीछा है। लेकिन मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। यदि मैं डर से भागता रहा तो अगली मौत मेरी होगी, और अगर मैं ध्यान से देखने की हिम्मत करता तो शायद मैं सच्चाई जान सकता था। अगली रात मैंने फैसला किया, मैं सपनों और वास्तविकता दोनों में सामना करूंगा। मैंने कमरे का दरवाजा खोला और धीरे धीरे कॉरिडोर में कदम रखा। सीढ़ियों की ओर बढ़ते ही पीछे से वही फुसफुसाहट गूंजी, न। मैंने रुककर अपने हाथों को कसकर निहारते हुए कहा, मैं डरने वाला नहीं हूं, मैं जानूंगा कि तुम कौन हो। और तभी मुझे महसूस हुआ कि मेरा पीछा करने वाली परछाई सिर्फ मेरे कमरे तक ही नहीं थी, वो हॉस्टल के हर कोने में थी। हर साया उसके लिए रास्ता बना रहा था। मैंने दौड़ने की कोशिश की, लेकिन पैरों के नीचे फर्श जैसे जकड़ गया हो। हर कदम पर परछाई करीब आती जा रही थी। हॉस्टल के फर्श, दीवारें, खिड़कियां,
हर जगह वही लाल आंखें मुझे घूर रही थी। मैं जान गया था, अब मैं अकेला हूं। और इस डरावनी रात में मेरा सिर्फ एक ही उद्देश्य था, समझना कि ये शक्ति कौन है और क्यों ये मुझे मारना चाहती है। अगले दिन मैं पूरी तरह थका हुआ था। नींद न के बराबर आई थी, लेकिन मैं जानता था कि अब डर से भागना कोई विकल्प नहीं है। मुझे सच पता करना था। मैंने हॉस्टल के पुराने चौकीदार से मिलने का फैसला किया। वो पुराना आदमी था, चेहरे पर उम्र की रेखाएं और आंखों में अजीब सी गंभीरता। मैंने धीरे से पूछा, चौकीदार जी, मैं अब और नहीं सह पा रहा हूं। यहां क्या हो रहा है? वो कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, अमन बेटा, ये जगह सिर्फ पुराना हॉस्टल नहीं है। ये जगह श्मशान पर बनी है। कई साल पहले यहां एक साधु ने एक प्राचीन शक्ति को बांधने की कोशिश की थी। मैंने माथा हिलाया। कैसी शक्ति? वो धीमे स्वर में बोला, एक दानव, इंसानों से भरी हुई शक्ति, जिसे साधु ने सिर्फ आधा बांधा, अधूरा मंत्र छोड़ दिया, और तभी से ये शक्ति हर कुछ सालों में किसी न किसी को चुन लेती है। पहले भी कई लोग मरे हैं, जैसे सौरभ, और तुम देख रहे हो कि हॉस्टल के लोग भी बस चुप रहते हैं, कोई खुलकर नहीं बोलता। मेरा दिल धक धक करने लगा। तो इसका मतलब मैं भी निशाने पर हूं? मैंने हांफते हुए पूछा। उसने सिर झुकाया। हाँ बेटा, लेकिन एक मौका है। अगर तुम ठीक से समझो और सही तरीके से काम लो तो इसे रोक सकते हो। लेकिन एक गलती भी हुई तो तुम भी उसी तरह चले जाओगे। उसने मुझे पुरानी किताब दी। पन्नों में संस्कृत के मंत्र लिखे थे, जंजीरों और मूर्तियों के चित्र के साथ। ये वही मंत्र हैं जिन्हें साधु ने लिखा था। इन्हें सही क्रम में पढ़ना होगा, तभी दानव को बांधा जा सकेगा। लेकिन ध्यान रखना, इसे करते समय किसी की मौत हो सकती है। उसने गंभीर स्वर में कहा। उस रात मैं बेसमेंट की ओर गया। दरवाजा आधा खुला था और अजीब ठंडी हवा बाहर आ रही थी। जैसे ही मैंने कदम रखा, फर्श पर सूखे खून के धब्बे दिखे। दीवारों पर जंजीरें लटकी हुई थी और बीच में टूटी मूर्ति पड़ी थी। जैसे ही मैंने टॉर्च की रोशनी मूर्ति पर डाली, अचानक कमरे का तापमान गिरे और वही लाल आंखें मेरे सामने चमकी। मैं कांप गया, लेकिन किताब पकड़कर धीरे धीरे मंत्र पढ़ना शुरू किया। दानव चीखा, रोक मत, तू नहीं बच पाएगा। दीवारों पर लगी जंजीरें खुद ब खुद टूटने लगी। मूर्ति की दरारें बढ़ने लगी। मैंने पढ़ना जारी रखा, डरते हुए कि हर गलत शब्द मेरी मौत का कारण बन सकता है। और तभी चौकीदार ने मेरे पीछे आकर चिल्लाया, अमन, ध्यान रखो। लेकिन जैसे ही दानव ने उसको देखा, वो पल भर में हवा में उठाकर दीवार से पटक दिया गया। उसकी चीखें अंधेरे में गूंज गई और मैं अकेला रह गया, किताब हाथ में कसकर पकड़े। बेसमेंट में खड़ा मैं कांप रहा था। हाथ में किताब थी और मेरे सामने वही लाल आंखों वाला दानव। उसकी लंबी काली परछाई हर तरफ फैल रही थी। हवा में एक डरावनी गंध थी, जैसे किसी ने जला हुआ कागज और गंधी मिट्टी मिलाई हो। मैंने मन ही मन खुद को हिम्मत दी, अमन, अब पीछे हटने का समय नहीं। इसे या तो बांधो या मर जाओ। जैसे ही मैंने पहला मंत्र पढ़ा, दानव ने जोर से चीखा। उसकी आवाज कमरे के हर कोने में गूंज रही थी। रोक मत, तू नहीं बच पाएगा। जंजीरें टूटकर फर्श पर गिरने लगी। मूर्ति की दरारें बढ़ रही थी। मैंने हिम्मत जुटाई और पढ़ना जारी रखा। किताब के पन्नों से प्रकाश की हल्की किरणें बाहर निकलने लगी। दानव के लाल आंखों की चमक और भी तेज हो गई। वो मेरे ऊपर झपटा, पर जैसे ही मैंने अंतिम मंत्र पढ़ा, एक भयंकर विस्फोट हुआ। प्रकाश और अंधकार की लपटें एक साथ फैल गई। दानव की चीख इतनी भयानक थी कि मेरे कानों में घंटों गूंजती रही। और फिर अचानक सन्नाटा। मैं बेसमेंट की ठंडी जमीन पर गिर पड़ा। मेरी सांसें थमी हुई थी। जब मैं आंखें खोली
तो वहां कुछ नहीं था। न दानव, न मूर्ति, न जंजीरें, सिर्फ किताब हाथ में थी। बाहर पहुंचकर मैंने देखा, हॉस्टल की दीवारें पहले जैसी शांत और खाली थी। लेकिन अब मैं जानता था कि यह दानव सच में नष्ट हुआ या बस थोड़ी देर के लिए चुप हो गया है। सुबह की रोशनी खिड़की से अंदर आ रही थी। मैंने अपना सामान उठाया और हॉस्टल छोड़ दिया। लेकिन आज भी जब मैं रात को आंखें बंद करता हूं तो कभी कभी वही लाल आंखें मुझे घूरती है। कभी लगता है कि मैंने उसे बांध दिया और कभी लगता है कि उसका अगला शिकार अभी बाकी है। और यही हॉस्टल का श्राप है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की रहस्यमयी कहानी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए। और हां, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि आप हमारी अगली रहस्यमयी कहानियां सबसे पहले देख सकें। नीचे कमेंट में बताइए कि आप कौन सा रहस्य या कहानी हमारे अगले वीडियो में देखना चाहेंगे। याद रखिए, कुछ रहस्य कभी हल नहीं होते और हम उन्हें आपके सामने लाते रहेंगे।